हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये है कि इस वक्त अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इलेक्शन के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ये खबर हर तरफ इसके हवाले से बात हो रही है। और इसके साथ अगर हम बाकी चीज़ों को देख लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देख लें, अपनी इकोनॉमी को देख लें और इर्द गिर्द के कंट्रीज को या बाकी दुनिया को देख लें, तो वो कहीं और सफ़र करते हुए जा रहे हैं और हम किसी और डायरेक्शन में निकले हुए हैं। आईएमएफ के हवाले से भी कोई ख़ास खबर इस वक़्त हमारे पास नहीं है, यानी जो खुशखबरी जिसको कह सकते हैं, वैसे खुशखबरी तो नहीं है। 1.2 अरब डॉलर का जो हमारा लोन फँसा हुआ है उनके पास, उस हवाले से भी बात करेंगे और सीपैक की कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे इस शो में। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आप सबके जाने-पहचाने एहसन हमीद दुरानी साहब, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है। आप मुख्तलिफ टेलीविज़न पे और इसके अलावा भी जो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे देखते रहते हैं। एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you, Fakhar. Always a pleasure being on your show. अच्छा, ऐसे एक तो ये बताइएगा कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है। अदालत का फ़ैसला हो या फिर कैबिनेट का उसको कैंसल करना हो, कहते हैं कि यार हम इसको मानते नहीं। मुस्तरद किया उन्होंने आज जो इजलास हुआ इस्लामाबाद में वफ़ाकी कैबिनेट का। क्या देख रहे हैं कि आगे क्या देखने को मिलेगा और क्या हो सकता है? देखिए फ़खर, पाकिस्तान की तारीख़ जो 74 साला तारीख़ है, उसमें मुख्तलिफ़ चैलेंजेस पाकिस्तान को हुँ, देखने को मिले हैं। उसमें हमने देखा है कि हमारा जुडिशल क्राइसिस माज़ी में आया है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स रहे हैं, बिल्कुल। वॉर और टेरर का हम हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमी के पाकिस्तान के ऊपर डाउनफॉल भी आए हैं और बड़े अच्छे वक़्त भी पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ में अपनी इकोनॉमी के ऊपर देखे हैं। यस। और एक हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तानी अवाम का जो पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, जो पार्लियामेंट है, जो अदलिया है या जो इदारे हैं, उनके ऊपर जो ट्रस्ट है ओवरऑल, जो सिस्टम के ऊपर, मैं उस सारी चीज़ों को सिस्टम यस, कहूँगा, वो जो एग्ज़ैक्टली। ट्रस्ट है, वो भी एक शैटर हुआ है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की हिस्ट्री में रही है, लेकिन बहुत कम हमने ऐसा देखा है कि ये सारी चीज़ें कंबाइन होके एक ही वक़्त में कोइंसाइड कर रही है और इस तमाम चैलेंजेस पाकिस्तान को एक वक्त में दरपेश हो। ये वो वक्त है जब हम देख रहे हैं कि जुडिशियल क्राइसिस भी है, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, मुल्क डिफॉल्ट के स्टेज पे खड़ा यस, हुआ है, एग्ज़ैक्टली। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। या टीटीपी ने उस दिन एक अपना एक बिल्कुल। इंफोग्राफिक शेयर किया है जिसमें या वो कह रहे हैं कि हमने 135 से ज्यादा हमले किए हैं अभी तक। यस, बिल्कुल। यानी ये साल जब से शुरू हुआ है 3 महीनों में। 2023, 3 महीनों में जी, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। और एग्ज़ैक्टली। बहुत बड़ी उसने यानी हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बिल्कुल, उनको खास तौर पे पुलिस को उन्होंने एग्ज़ैक्टली। नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इस वक्त जो फोर फ्रंट पे है टीटीपी के हमलों पे, वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है। तो और हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ना, उसमें एक बहुत बड़ा डेडलॉक है, रुका यस। हुआ है, किसी हुँ, तरफ चीजें नहीं जा रही। बोथ साइड्स आर होल्डिंग देयर कार्ड्स, आर एडमेंट ऑन देयर पोजीशंस, या किसी किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीज चैलेंजेस एक साथ आ रही हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आई थिंक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द कंट्री, इट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज एक आइन में जब लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराना है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा उज़र पेश हुँ, करे कि नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या सिक्योरिटी लॉ एंड मसाइल ऑर्डर हैं। का सिचुएशन। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये चैलेंजेस तो वॉर वॉर रेविज्ड कंट्रीज में भी होते हैं, बिल्कुल लेकिन होते वहां हैं। भी एक इलेक्शन का एग्ज़ैक्टली। प्रोसेस होता है। और हमने देखा है कि 2013 में, फिर 2008 में भी जब या बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, तो उस बिल्कुल, टाइम भी इलेक्शन एग्ज़ैक्टली। हुए, हालांकि उस टाइम भी बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था। तो दिस प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप। और ये एक अवाम की, मेरे ख्याल से, एक उमंगों की नुमाइंदगी फैसला आया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फैसला भी शायद हमारे जो चैलेंजेस हैं, ये पॉलिटिकल जो या चैलेंजेस हैं, उसको रोक पाएगा। अभी भी मुझे लगता है कि जो आज कैबिनेट ने इस फैसले को रिजेक्ट किया है, ठीक है, वर्बली तो किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी भी दे हैव समथिंग अप देयर स्लीव्स, और कोई ना कोई कार्ड्स अभी भी वो प्ले करेंगे। वी आर नॉट बिल्कुल। श्योर कि क्या हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक दे हैव, इन्होंने अपनी जो प्लानिंग की है उसमें ये एक एलिमेंट रखा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इसको ओवरटर्न कर दे। अब ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अपने कार्ड्स कैसे प्ले करती है, लेकिन मुझे बिल्कुल। नहीं लगता कि
करंट जो सिस्टम है, और इस सिस्टम में फिर सब शामिल हैं। मुझे ये नहीं लगता कि सिस्टम चाहता है कि इलेक्शन हो पंजाब का, या बिकॉज़ पंजाब में इस वक़्त एक पॉपुलर मूवमेंट, इमरान खान साहब इस वक़्त एक अवाम की सिंपैथीज़ भी उनके साथ है, एग्ज़ैक्टली। और एक अवामी जो पॉपुलैरिटी है, उसकी वेव के ऊपर वो, उस घोड़े के ऊपर वो सवार है। तो इस वक़्त मुझे लगता है कि ये कभी भी उनको इलेक्शन में जाने नहीं देंगे। तो किसी तरीके से ये प्रोसेस इसको शायद ये वो कर दें, और जो असेसमेंट्स हैं, जो थिंक टैंक्स कर रहे हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट कर रहे हैं, वो जी, ये देख रहे हैं कि शायद अक्टूबर में भी जो जनरल इलेक्शन है, उसको भी किसी तरीके से हटाया जाए, उसको नेक्स्ट ईयर पे फाइन। लेके जाया जाए। उससे पहले पहले इनकी कोशिश है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाए पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से। अच्छा, तो बिल्कुल मुझे ये, मेरी ये असेसमेंट है। जी, बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि ये जो आपने उसका तज्ज़िया किया, ये बात ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जब हम उन फैसलों को देखते हैं, इसी अदालत ने किए, यही अता बंदयाल साहब हो, जस्टिस साकिब निसार साहब हो, कंट्रोवर्शियल फैसले तो हमने इनके देखे हैं। अगर एक तरफ हम देखते हैं, तो इमरान खान नियाज़ी साहब को एक बहुत अच्छा रिलीफ़ मिला। मैं ये नहीं कहता कि यार आप उनको जाके उनको डिस्क्वालीफ़ाई कर कर लें, बिल्कुल किसी को राइट नहीं है, या इस तरह की कोई और चीज़ उसके साथ कर लें, उसको आप साइड पे कर लें कि आपके लिए बिल्कुल एक खुला मैदान मिल जाए, ये गलत है। क्योंकि इमरान खान साहब ने अनफॉर्चुनेटली, या उनके साथ जो उस वक्त के जो दूसरे लोग थे एस्टेब्लिशमेंट के, अफसोस के साथ कि उन लोगों ने ये सारा कुछ किया। लेकिन आज फिर पाकिस्तान के ऊपर एक, मैं कहता हूँ शायद मुश्किल तरीन वक्त है, बल्कि आपने शुरू में बता भी दिया कि शायद इतना बुरा वक्त गालिबन पाकिस्तान ने ना देखा हो इससे पहले इन 75-76 सालों में। लेकिन अहसन खान, एक तो मुझे ये बताइए, कोई सोच नहीं रहा कि यार किसी को ये फ़िक्र हो। आपने तालिबान की बात की, उन्होंने पूरा एक अपना एक जिसे कहते हैं पूरी रिपोर्ट 3 मंथ्स की जारी कर दी। उसके ऊपर हमने राना सनाउल्लाह साहब को किसी सूरत उनकी कोई बात नहीं सुनी। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई बात नहीं सुनी, हमने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कोई बात नहीं सुनी, हमने किसी और मिनिस्टर की उसके ऊपर कोई बात नहीं सुनी। सेम इमरान खान साहब की पार्टी, वो भी यही मतलब खामोश है, वो यही कहते हैं कि ये चोर डाकू है, और ये कहते हैं कि इमरान खान को साइड पे करो, उसने तबाह किया पाकिस्तान को, और हमें यहाँ पे रहने दो। तो इसका मतलब ये कि अवाम तो पिसती रहेगी, वो रहे या ये रहे। अवाम तो देखिए, अवाम तो जब से ये मुल्क बना है, अवाम तो पिस ही रही है। यहाँ पे जो हमारी रूलिंग एलीट है, वो अपने इंटरेस्ट को, अपने बिज़नेसेस को, अपने पॉलिटिकल हुँ, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती आ रही है। और जब से पीटीआई से पहले, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम था, या पीपल पार्टी थी और नून थी, तो वो आपस में बारियां एक दूसरे को बिल्कुल, देती थी। फिर सही। पीटीआई आई तो उसने वो सिस्टम, थोड़ा थ्री पार्टी बिल्कुल, सिस्टम शुरू हुआ। एक इनके जो स्टेटस को है, उसको बहरहाल उसने चैलेंज किया। पीटीआई के अपने फेलियर्स अपनी जगह, राइट। के गवर्नेंस के फ्रंट पे, या मेरे ख्याल से उन्होंने इकोनॉमी को सही तरीके से हुँ, मैनेज नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ उनको क्रेडिट लाज़मी इमरान खान साहब को हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देंगे कि उन्होंने एक टू पार्टी सिस्टम, जो कि बड़ा मज़बूत और बड़ा एक एंट्रेंच्ड सिस्टम है। यानी आप पीपल पार्टी को देखें तो सिंध में बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर उसकी प्रेज़ेंस है। या फिर पंजाब में बिल्कुल है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नून को कोई चैलेंज बिल्कुल करेगा, सही, गढ़ था बिल्कुल पंजाब सही। उसका। लेकिन पीटीआई ने उसको 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 तोड़ा और उसको चैलेंज किया। तो ये क्रेडिट मेरे ख्याल से देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक अवाम की बात आपने की, तो अवाम तो इस वक़्त आपको अवाम तो आपको सिर्फ़ दिखेगी तो वो मुफ्त आटे की जो लाइन है, उसमें आपको बेचारी या अवाम दिखेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो यस, भी, यानी अपने बेचारे जो गरीब हैं, वो यानी एक एक आटे की बोरी के पीछे सुबह से आते हैं, लाइनों यस, में खड़े होते हैं, फिर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, आंसू बिल्कुल, गैस की बिल्कुल, शेलिंग उनके ऊपर होती है। यस, एक दिन में 16 से ज़्यादा लोग जो है ना, सिर्फ़ मुफ्त आटे की तक़सीम के लिए मरते हैं। यानी बिल्कुल, आप, ये बिल्कुल, 2023 है यस, फ़ख़्र, ये कोई यस, हम 1960 की, या हम कोई 1820 की बातें एग्री, नहीं कर रहे। बिल्कुल ये ठीक, 2023 बिल्कुल है ठीक, बिल्कुल कि सही। ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई है। दुनिया तो अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी और इन चीज़ों पे आ गई है। अब ये एग्ज़ैक्टली। आटे और ये खुराक की जो ज़रूरत है, आपने भी दुनिया देखी है, और मुझे भी अल्लाह यस, ताला ने ये मौका दिया कि हम गए हैं डेवलप्ड बिल्कुल, कंट्रीज़, हमने बड़े बिल्कुल सही फ्रीक्वेंटली कह रहे ट्रैवल किया है। ये तो बहस ही नहीं है खाने-पीने की चीज़ें, इससे अब आगे जा चीज़ें जा हैं। चुकी हैं। बहुत आगे हमारी निकल अवाम, गए हैं वो लोग। एग्ज़ैक्टली, और हमारी अवाम इस वक़्त जनाब, कि वो एक आटे की बोरी के पीछे लाइनों 10 में किलो खड़ी है। के आटे की बोरी के पीछे है पूरा दिन। और उसका भी मैं देख रहा था कि वो, उसकी भी क्वालिटी हाँ, खाने बिल्कुल, के काबिल भी नहीं है। एग्ज़ैक्टली, वो ये आप लोग सही कह दिखा रहे रहे थे वीडियोज़ में कि वो बहुत ही खराब क्वालिटी का हैं। वो एग्ज़ैक्टली, आटा है, और वो बिल्कुल, उसके लिए बेचारे आ रहे हैं बिल्कुल, और मर रहे हैं, और पुलिस से मार खा रहे हैं। तो अवाम की तो इस वक़्त ये हालत है।
बाकी आप इकोनॉमी इस वक्त आपके सामने है। आई एम श्योर आपने इसे मुझसे ये पूछना भी था कि इकोनॉमी के हवाले से, लेकिन मैं खुद ही चूंकि हम इस पे बात भी कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं उसी पे आ जाता हूँ आपके पास कि इस वक्त जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो आप देख लें कि वो मुल्क जो सऊदी अरेबिया और जो यूएई और कतर, जिसके ऊपर हम बड़ा प्राउड करते थे कि हमारे ब्रदर मुस्लिम ममालिक है और एग्ज़ैक्टली, हमारे एग्ज़ैक्टली। हमें मुश्किल हालात में नहीं छोड़ेंगे, वो इस वक्त आपको मुश्किल हालत में हाथ क्या उंगली भी आपको नहीं दे रहे। जहां मुँह पे फेरा इस हुआ है। वक्त मुंह फेरा हुआ मुकम्मल तौर पे, इस वक्त पाकिस्तान एक कैच 22 सिचुएशन में है। वो एक एग्ज़ैक्टली। सिचुएशन ये है यस, कि आई एग्री। आईएमएफ आपसे कह रहा है कि आप अपने बायलैटरल लेंडर से, यानी जो रिटर्न दोस्त ले लें, ममालिक हैं, उनसे आप गारंटीज ले लें कि आप हमें रिटर्न पैसे देंगे। गारंटीज़ अच्छा, चाहिए। और हमें जो हमारे फ्रेंडली मुल्क हैं वो कह रहे हैं आप आईएमएफ से डील करें और उनसे कोई हमें एग्ज़ैक्ट एनओसी लेके दें, फिर हम आपको पैसे इसमें पाकिस्तान करे तो क्या करे? नहीं, दोनों तरफ जो है लेकिन ना, लेकिन एक यार तरफ नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। बिलीव मी, मैं मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई मुझे से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा आपकी बात से। लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि ठीक है, सऊदी अरेबिया को हम मतलब हम गिले-शिकवे भी रखते हैं उनसे। लेकिन इन लोगों ने तो हमें बहुत अरसे तक खिलाया-पिलाया, लेकिन अब कब तक वो खिलाएँ-पिलाएँ? वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने डेविस में कहा था इसी साल जनवरी में कि भई हमारा टैक्स पेयर का जो पैसा है वो अपने लोगों के लिए है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ना कि वो किसी और के लिए। तो अब सारी चीज़ें ये कि हम गलत इस्तेमाल करते रहे, तो अब लाज़मी-सी बात है वो भी तंग आ गए, उन्होंने भी अब मुँह फेरना ही है। चाइना आप मतलब मैं बड़ा इसमें होल्ड है फ़खर आपका उसके ऊपर, तो क्या करें मैं वो इसमें लोग? आपको एक इंटरजेक्ट करूँ और जी, आपके जी, प्लीज़। आपकी जो आपकी ऑडियंस है उनके लिए एक इसमें एक बड़ा ही टेक्निकल मैं एक पॉइंट ज़रूर। बताऊँ कि ये क्यों हो रहा है और सऊदी क्यों या मुँह मोड़ रहा है। इसकी ये वजह नहीं है कि शायद पाकिस्तान इनकॉम्पिटेंट है और वो हमसे तंग आ गए हैं। ठीक। ये हम हमेशा से रहे हैं और हमेशा से हमारी यहाँ पे डिपेंडेंसी रही कॉम्पिटेंसी रही हमारी। है। मैं बिल्कुल। आपको इसमें बताऊँ कि इस वक़्त द सैंड्स आर शिफ्टिंग इन मिडल ईस्ट। ओके। वो इस तरह हो रहे हैं कि जो मोहम्मद बिन सलमान जब से आया है, नाउ ही इज़ द डे फैक्टो रूलर ऑफ एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। बेसिकली सऊदी यस। अरेबिया। उनके जो वालिद हैं किंग सलमान, अब्दुल मोहम्मद बिन अज़ीज़ सलमान। हाँ। किंग अब्दुल अज़ीज़ जो सॉरी जो उनके वालिद हैं जी, जी, जी। मोहम्मद बिन सलमान के, तो वो तो इस वक़्त ज़ईफ़ हो चुके हैं और वो उन्हें काफ़ी सारी बीमारियाँ भी हैं और ही इज़ अनएबल टू रूल। तो अभी जब तक वो ज़िंदा है, Mohammed bin Salman is ruling as a de facto ruler हुँ। of the Kingdom of Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया, He is the बिल्कुल। ultimate successor, of course, after his father. But या अभी से he is controlling everything. और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है और उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, ये समझना होगा उनको, अगर मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स समझनी है ना, या जीसीसी की पॉलिटिक्स या समझनी है, तो उनके मोहम्मद बिन सलमान को दिमाग को समझना होगा कि वो सोचता किस तरह है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, उसकी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी क्या है। उसका एग्ज़ैक्टली। जो आइडियोलॉजी है और फिलॉसफी है, वो ये है कि जितने भी रीजनल टेंशन्स हैं, फॉर एग्जांपल ईरान के साथ जो या उसकी, ये मैं इसको चाइना का भी सक्सेस नहीं समझता कि चाइना ने कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज कर दी, बिल्कुल सही कह रहे सॉर्ट ऑफ हैं। लाइक यस। उसने कोई इट पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। ये या कोई इम्पॉसिबल काम उसने नहीं किया। सऊदी अरब विलिंग था तो ये डील हुई है ईरान और ईरान और सऊदी अरब की, सऊदी अरेबिया ये के उसकी लिए। विलिंगनेस थी। और इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल रेंट सीकिंग है ना, जो पाकिस्तान पहले से करता था, यानी हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग हाँ, है, फिर हाँ। सऊदी अरेबिया के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ आवर डिफेंस, इन टर्म्स एग्ज़ैक्टली। ऑफ आवर सुन्नी पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ आवर रिस्पेक्ट फॉर हरमैन शरीफैन, या एटसेट्रा एटसेट्रा। वो जो हमारी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल रेंट सीकिंग थी, उसकी अब जरूरत नहीं पड़ रही उन्हें। और देखें, मुल्क जो है ना, या हमेशा कभी मुल्क आपस में, एग्ज़ैक्टली। ये गलत बात है कि मुल्क आपस में भाई भाई होते हैं। जो मुल्कों का जो बिल्कुल एक सही ही कह रहे आपस हैं। में रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है इंटरेस्ट और एग्ज़ैक्टली। मफाद का। और वो मफाद जो इस वक्त सऊदी अरेबिया का है, वो बड़ी तेजी से आपसे खत्म हो रहा है। आप अगर अभी आपको सऊदी अरेबिया, अगर आप फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब चले भी जाए सऊदी अरेबिया, जो वो इंडिया दे रहे हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल, जाऊंगा, बिल्कुल। और फॉर एग्जांपल वो, मैं कहता हूं कि खुदा ना खास्ता वो उनके पांव भी पड़ जाए कि यार हमें दे दें, हम डिफॉल्ट हो रहे हैं। अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल ये 1 बिलियन दे भी दिए ना, इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये भी आपको बहुत मुश्किल से शायद मिले। आपको याद है कि लास्ट हुँ। प्रोग्राम जब हमारा हुआ था, मेरे ख्याल से या 2-3 हफ्ते पहले हुआ था, बिल्कुल, मैंने उस बिल्कुल। टाइम आपसे कह दिया था कि ये आईएमएफ डील मुझे नहीं लग रहा कि शायद मैच्योर हो उस जाए। टाइम हम मार्च में, वो बिल्कुल, मार्च मिड में मार्च में हम थे, बात कर रहे बिल्कुल। थे। मैंने कहा यस, मार्च में क्या, अप्रैल में क्या है, मुझे मई जून में भी मुश्किल लग रहा है होते याद हुए, है बिल्कुल। क्योंकि उसकी ये कंडीशंस है। तो सऊदी अरब इस वक्त शिफ्ट हो रहा है। और देखें,
कतर, यूएई, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये हमेशा सऊदी की फॉरेन पॉलिसी उनको बोल फ़ॉलो सकते हैं। करते हैं, उनको ये फ़ॉलो कर जीसीसी ब्लॉक बिल्कुल, है जिसको सऊदी लीड करता है, और जो सऊदी कहेगा ये बाकी मुल्क भी ऐसे करेंगे। तो इस वक़्त हमारे हमारे मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा, मैं आपको ये बताऊँ। और फाइन, एग्री। पाकिस्तान में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो इस वक़्त कह रहे हैं कि शायद ये वक़्त आ गया है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए एक बार, रॉक बॉटम हिट हो जाए एक बार, ताकि हुँ, उसके बाद हम एग्री। खुद इसको अपनी एक सस्टेनेबल फाउंडेशंस के ऊपर इस इकोनॉमी को खड़ा करें, क्योंकि इस मुल्क इस तरह नहीं चलते कि आप हमेशा, जब भी आपको साल बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ रहा होता है, यस। फिस्कल गैप हो, तो आप जो है ना अपने लेंडर्स के पास जाएँ कि हमें या तो रोल ओवर कर दें या हमें एडिशनल सेफ डिपॉजिट्स दे दें। इस तरह पॉसिबल हुँ। ही नहीं है। तो आई थिंक द inevitable, we cannot avoid the inevitable, and the inevitable unfortunately is that this the music will stop one day, and I think the days are coming when the music will stop. एब्सोल्युटली राइट। ऐसे एक चीज़ तो और है, और वो ये है कि सऊदीया को शायद हम नहीं समझ पा रहे, जो आपने बात किया है, एमबीएस का दिमाग हम उस तरह नहीं पढ़ पा रहे जिस तरह हमें ज़रूरत है। रॉ के साथ उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने कहा कि हम काउंटर टेररिज्म पे काम करेंगे। अब ये वाली चीज़ें, मतलब वो जो जगह हमारी किसी ज़माने में हुआ करती थी रियाद में, अब वो न्यू दिल्ली ने ले ली और बाकी बीजिंग ने ले ली, और मैं कहता हूँ शायद क्रेमलिन ने ले ली वो जगह। हम वहाँ पे पता नहीं दूर-दूर तक, ग़ालिबन मुझे तो लगता है कि हम नज़र ही नहीं आ रहे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। अच्छा, उस रॉ के साथ अगर वो काउंटर टेररिज्म पे काम कर रहे हैं या फ़खर, तो इसमें एक बुनियादी सवाल ये है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा काउंटर टेररिज्म थ्रेट क्या है? कि वो पाकिस्तान समझते हैं कि पाकिस्तान या एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ अलेजेड अलेजेड बिल्कुल, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, और वो जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर इंसर्जेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो एग्ज़ैक्टली यानी इस वक़्त क्या ये होगा कि सऊदी इंटेलिजेंस इंडियन इंटेलिजेंस के साथ कोऑपरेट या करके बिल्कुल। कश्मीर में इंसर्जेंसी को रोकेगी? तो ये देख रहे हैं कि हालात कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। अगर ये डील जो कि हमने सुना है नहीं, कि अगर ये उनकी नहीं भी होती, इंटेलिजेंस की हो दूसरी रही है। चीज़ एक और भी मतलब खबरें आ रही, और वो ये है कि डिफेंस के ऊपर कहते हैं कि उनकी जो डिपेंडेंसी हमारे ऊपर किसी ज़माने में होती थी, सऊदी अरेबिया की या गल्फ़ कंट्रीज़ की, अब वो हमारे ऊपर नहीं है। यूएस से भी उन्होंने मतलब साइड उनकी लाइन पकड़ ली। उनकी अपनी भी देखिए, उनकी अपनी भी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हुई है। या बहुत बिल्कुल, सऊदी सऊदी इज़ द सेकंड या डिफेंस इंपोर्टर, जो बिल्कुल, उन्होंने अपनी डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन की है। प्लस उन्होंने ट्रेनिंग्स ली है। आई मीन कितने सालों से वो पाकिस्तान से यूएस फोर्सेस से हाँ, और बिल्कुल, इंटरनेशनल मिलिट्री से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन्होंने अपनी फोर्स मजबूत की, और उनके पास पैसा है टू डू दैट। या यानी पाकिस्तान तो देखिए, हमारे जो इस वक्त फोर्सेस हैं वो बड़े ही लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रही है, बिल्कुल क्योंकि ठीक, मुल्क इस वक्त एक बहरहाल एक गरीब मुल्क है। तो एक बिल्कुल, फौज की अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है इस चीजों में वो बड़ा काउंट करती है। उनकी अगर फौज प्रोफेशनल नहीं थी, लेकिन उनके पास पैसा इतना ज्यादा था कि उन्होंने उस हुँ। पैसे के इन्फ्लुएंस से उसको उसके उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस किया है, उसको प्रोफेशनल बनाया है। अब मेरे ख्याल से वो इस मामले में खुद कफील होते जा रहे हैं। प्लस या उनको जिन जिन लोगों से थ्रेट था, फॉर एग्जाम्पल इज़राइल उनको थ्रेट था ईरान और इसराइल से, वो बिल्कुल, दोनों के साथ वो गुड टर्म्स में होने जा रहे हैं। इसराइल के साथ बेहतरीन नॉर्मलाइजेशन होनी जा रही है उनकी। ईरान के साथ तो पीस डील हो गई है, जिसमें चाइना गारंटर है, व्हिच इज द लाइक द नेक्स्ट सुपर या पावर ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल, जब वो आपका बिल्कुल, गारंटर बन जाता है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से जरूरत ये है, आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, या जो हमारे जो डिफेंस थिंकर्स हैं, उनको तो ये रियलाइजेशन है, बिकॉज वो इन चीजों को बड़ी गहरी नो नजर से डाउट, देखते हैं। नो डाउट। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिकल क्लास को, क्योंकि मैं तो उनके साथ इंटरेक्शंस मेरी होती, उनको इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है कि किस तेजी से इस वक्त रीजन में, खासतौर पर मिडल ईस्ट में, द सैंड्स आर शिफ्टिंग एंड द प्रायोरिटीज आर शिफ्टिंग, और या पाकिस्तान कितना इररेलेवेंट हो रहा है जीसीसी की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसको, या तो इन्हें चाहिए कि इनकी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग हो हमारे पॉलिटिकल क्लास की, कि भाई समझे इश्यूज इस वक्त क्या है। ये जो आपका जो हमारे जो मौलाना ताहिर अशरफी जैसे लोग हैं, जो कि सर, सऊदी मैं सऊदी क्या याद सऊदी करा दिया आपने, जी, जो क्या याद सऊदी करा दिया। को सऊदी इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रमोट करते थे, ये भी बहुत जल्दी बेरोजगार हो जाएंगे। उनको तो मतलब पिछली हुकूमत में भी वो कोई एडवाइज़र लगे हुए थे। इमरान खान साहब जैसे रुखसत हुए उसके बाद इन्होंने भी उनको मतलब गोद ले लिया। मुझे तो समझ नहीं आती मैंने कि भाई उसके लिए फ़ख्र, मेरे मैं उसका तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि जी, उनकी जब दूसरी नौकरी पक्की हुई, वो किस तरह हुई, जब जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उससे 1 दिन पहले
वो सारी कार्रवाई मैंने अपने इस गुनाहगार आँखों से देखी है, लेकिन वो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड फिर बताऊँगा शो के बाद कि उन्होंने पिछले कैसे अपनी साल नौकरी बिल्कुल सही है, पक्की की है। बिल्कुल सही है, पिछले साल जो 10 अप्रैल 11 अप्रैल को जो कुछ हुआ। जी। एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि सीपैक के हवाले से हमने फिर डोल पीटना बड़ा शुरू किया हुआ है लेकिन कुछ है नहीं। अब क्या वाक़ई इस हालात में हम सीपैक को चला पाएँगे? ठीक है, पैसा चाइना ने लगाना है लेकिन हमारी बाकी हालत बहुत खराब हो गई है। सीपैक देखिए, सीपैक रुका तो नहीं है। सीपैक फंडेड जो कुछ या प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दासू डैम का प्रोजेक्ट है हुँ, और उस पे काम हो रहा है। जो 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 एग्रीड प्रोजेक्ट्स हैं। जो जी, बड़े कुछ चीज़ें थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एमएल-1 है, उसके ऊपर अभी तक हमारी गवर्नमेंट का और चाइनीज़ गवर्नमेंट का कोई सेटलमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं हुआ, जी, सेटलमेंट नहीं हुआ। बाकी जो फर्स्ट फेज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स का नेटवर्क था, अ, वो तो रोड्स का नेटवर्क काफ़ी हद तक आपको पता है कि हैदराबाद से आगे तक का जो या मोटरवेज़ हैं, सिर्फ़ शक्कर अंडर वाला सीपैक सेक्शन फंडेड अभी प्रोजेक्ट्स, कंप्लीट होना है, जो उस पे उस काम चल रहा है। वो होना है एग्ज़ैक्टली। तो जो रेलवे का नेटवर्क था, क्योंकि ये रोड, रेलवेज़ और ऑप्टिक फाइबर्स और इन या चीज़ों का वो था, तो वो रेलवे वाला अभी तक उस पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, क्योंकि जो कॉस्ट है एमएल-1 की वो बहुत ज़्यादा है या और इस वक़्त हमारी जो गवर्नमेंट भी है, बिकॉज़ हमारा ऑलरेडी इस वक़्त आपको पता है कि हमारी कोई 270 बिलियन यूएस डॉलर हमारा फॉरेन डेट है, या जो कि हमारा ऑलमोस्ट 77% हमारा टोटल जीडीपी बनता है। बिल्कुल सही, इसमें बिल्कुल जो सही। 32% जो हमारा ये टोटल जो है फॉरेन डेट है, 32% वी ओwe टू द चाइनीज़। तो इस हुँ, वक़्त मसला ये है, अगर और आप डेट लेंगे एमएल-1 वगैरह, तो वो आपको आपको आप जो हम आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, इसको आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे, तो आप मज़ीद कहाँ से लेंगे? तो मेरे ख़्याल से ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी है टू स्लो डाउन सर्टेन प्रोजेक्ट्स ऑफ सीपैक, हुँ, because we cannot afford to pay it back as of this moment, और शायद हमें लग रहा है कि वो उस तरह मटेरियलाइज़ नहीं हो रही। सीपैक अपने उस पोटेंशियल को नहीं पहुँच पा रहा जो हमने राइट, इन्विज़ाज किया था, जो प्लान किया था कि हम बिल्कुल, उसको वो बिल्कुल। करेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से ये चीज़ भी मेरे ख़्याल से गलत है कि हम ये कहें कि सीपैक ख़त्म होगा या सीपैक मुकम्मल तौर पे रुक जाएगा, नहीं। ये एक अपने पेस से चलता रहेगा, हुँ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते रहेंगे, चाइनीज़ अपने उसके मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देखते रहेंगे कहाँ-कहाँ उनको ज़रूरत है। गवादर में तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट आपको पता है हुई है, एयरपोर्ट या है, फिर जो गवादर हाँ, पोर्ट इस है। साल ओपन होना है, अ सितंबर में कह रहे हैं कि गवादर का एयरपोर्ट एग्ज़ैक्टली, ऑपरेशनल तो हो वहाँ जाए। पे तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, लेकिन जो हमने देखा था कि जो 3 कॉरिडोर्स हमने ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल कॉरिडोर्स हमने देखा था कि उसके ऊपर एक इकोनॉमिक बिल्कुल, ज़ोन्स बनेंगे, या स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स बनेंगे, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगी। वो चीज़ें मुझे अनफॉर्च्यूनेटली फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल। जो शुरू में प्लान हुई थी। बहरहाल, लेकिन एक पेस के साथ अभी भी, स्लो पेस के साथ अभी भी सीपैक के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और वो जो कंप्लीट होंगे हम देखेंगे कि उनका पोटेंशियल क्या होता है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच मतलब आपने शो जॉइन किया लेकिन छोटी-सी एक बात करूँगा और वो ये है कि मतलब सीपैक हो जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे या अपना सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे और यही चलता रहेगा कि यार ये कुछ कर दे, वो कुछ कर दे और फलाँ कुछ कर दे और रियलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से आपने कहा कि यार अगर डिफ़ॉल्ट है तो आप एक दफ़ा करके फिर इसकी बुनियादें बेहतर कर दें, उसको स्ट्रॉन्ग कर दें फाउंडेशन को, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर एक डिसीज़न हो सकता है। लेकिन ख़ैर एनीवे हम पता नहीं कब तक शुतुरमुर्ग की तरह जो है वो सर के रेत में चुबाकर और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। फिर उसका यही होगा कि दुनिया बदल रही होगी और हम कहीं और जा रहे होंगे, हम वेस्ट पे जा रहे होंगे, दुनिया ईस्ट की तरफ जो है अपना सफ़र जारी किए होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एहसन हमीद दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।